बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के अंदर एक चीज जो शायद आप सब लोग महसूस कर रहे होंगे और मैं तो बड़ी शिद्दत के साथ इसको महसूस कर रहा हूं कि कौम के अंदर मायूसी, गम, गुस्सा और एक अजीब किस्म की कैफियत पैदा हो चुकी है और उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? इसके चूंकि एक तो अवाम के अंदर जो गम गुस्सा है या मायूसी है जिसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, वो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है जिसमें बेहतरी की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। पिछले एक साल से कौम ये इंतजार कर रही है कि अभी इसमें बेहतरी आएगी, कल बेहतरी आएगी, परसों बेहतरी आएगी, लेकिन उसमें बेहतरी की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है और दिन ब दिन ये जो मुश्किलात और मसाइल हैं उसमें इजाफा होता जा रहा है। आप अगर महंगाई को देख ले तो महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हर चीज, ख्वाह खुराक की चीजें हैं या किसी और चीज है, लेकिन हर चीज की कीमतों में आप अगर देख रहे हैं तो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, बजाय इसके कि उसमें कोई कमी के आसार नजर आ जाए। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तारीख के बुलंद तरीन महंगाई का हम लोग सामना कर रहे हैं। पाकिस्तानी तारीख के बदतरीन और बुलंद तरीन महंगाई का इस वक्त कौम सामना कर रही है। उसके साथ साथ आप देख ले कि स्ट्रीट क्राइम्स में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। पहले तो हम कराची के हवाले से सुनते थे कि वहां पे किसी भी बंदे से मोबाइल छीनने की कोशिश की, उसने मोबाइल नहीं दी तो उसको गोली मार दिया गया। लेकिन अभी यही चीज आप इस्लामाबाद में भी देखेंगे, आप पेशावर में भी देखेंगे, आप लाहौर में भी देखेंगे, आप किसी छोटे शहर में भी देखेंगे। इवन के मर्दान जैसे छोटे छोटे शहरों के अंदर इस वक्त यही एक सूरत हाल बन चुकी है और उसके वजह से लोगों के अंदर गम, गुस्सा, मायूसी और एक खौफ नजर आ रही है। फिर उसके साथ आप देख ले कि जब आपके घर के अंदर आपके बच्चे भूख से चीख रहे हों और आप उनके लिए एक 20 किलो आटे का तेला नहीं खरीद सकती, जब आप बाजार में जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि इसकी कीमत 3,000 रुपये है और फिर आप सोचते हैं कि ये 3,000 रुपये, मैं तो डेली 500, 600, 700, 800, 1,000 रुपये कमाता हूँ, तो ये 3,000 में कहाँ से इसको मैं ख़रीद कर अपने घर लेकर जा सकूँगा। फिर जब आपको कुकिंग ऑयल, घी वगैरह की कीमत बताई जाती है, आपको दाल की कीमत बताई जाती है, आपको चावल की कीमत बताई जाती है, आपको दूसरे जो भी खुराक की चीज़ है, ख्वाह वो सब्ज़ी क्यों ना हो, उसकी कीमत बताई जाती है, तो आप हैरान और परेशान रह जाते हैं कि इसको मैं किस तरीके से ख़रीद सकूँगा। फिर जब आपके घर में गैस और बिजली की बिल आ जाते हैं और फिर आप वहाँ पे देखते हैं कि बिल के साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस उसके अंदर शामिल किए जाते हैं। फिर उसके अंदर आप देखते हैं कि अभी तो मुझे मीटर का 500 रुपये रेंट भी देना पड़ रहा है। वही मीटर जिसके लिए आपने डिमांड नोट्स के दौरान उसकी ऑलरेडी कीमत भी अदा कर दी थी, उसके लिए अभी आपको हुकूमत को 500 रुपये पर मंथ आपको इजाफी रेंट भी देना पड़ रहा है। और जब आप बिल को देखते हैं कि अगर 220 रुपये परस करें आपका ख़र्चा हो, तो वहाँ पे आपको कीमत, एक बिल जो मैं देख रहा था कि वहाँ पे उसने 220 या 240 रुपये ख़र्चा किया था और उसको बिल दिया गया था 1400, राउंड अबाउट 1440 या 1450 के करीब उनको बिल भेजा गया था। तो अभी आप देख लें कि जब आप ख़र्चा अगर 220 रुपये का करेंगे और आपको बिल आएगा 1450 रुपये का, तो आप सोच लें कि जब आप ख़र्च अगर वहाँ पे 3-4 हज़ार का करेंगे तो आपके पीछे कितना बिल आएगा। बिलों में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। फिर आपके बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपके बच्चों के स्कूलों की फीस भी बढ़ गई है, क्योंकि उनका भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि वहाँ पे टीचर को तनख्वाही देनी पड़ती हैं, उनके दूसरे जो अखराजात है उसमें इजाफा हो चुका है, तो वही इजाफा आप और हमसे वही लोग फिर वसूल कर रहे हैं। फिर जब आप कहीं जाते हैं तो आप जाकर वहाँ पर पहले परस करें, अगर आप जाते थे मर्दान से, आप इस्लामाबाद जाते थे और आपको 500 रुपये देने पड़ते थे, तो अभी आपको 800 और 1,000 रुपये किराया देना पड़ रहा है, उसमें भी इजाफा हो चुका है। फिर आप देखते हैं कि जो अमीर तबका है, अमीर तबका पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन मालदार होता जा रहा है। जो गरीब तबका है, गरीब तबका दिन ब दिन
गरीब लोग होते जा रहे हैं, उसमें भी एक वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। फिर जब आप सियासतदान और हुक्मरान तबके को देखते हैं, उनकी आलीशान ज़िंदगी को देखते हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं कि ये लोग तो आलीशान ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी को इन लोगों ने अजीरन बना दी, मेरी ज़िंदगी को मुश्किल बना दी और अपनी ज़िंदगी को दिन ब दिन आलीशान बनाते जा रहे हैं। फिर आप वहाँ पे देख लें कि आप जब अपने सियासतदानों को देखते हैं और उनकी ये जो मौजूदा सूरत हाल में उनका रोल है कि वो अपने ज़ाती मुफादात के लिए कौम की कुर्बानी दे रही है, कौम को तबाह कर रहे हैं, लेकिन अपने ज़ाती मुफादात पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। वही चीज़ आपको मज़ीद परेशान कर रही है। फिर उसके साथ साथ आप देख लें कि जो आपके बाकी इदारे हैं, जब आप सोचते हैं कि यही इदारे तो 75 साल में इसी वजह से हमने कायम कर दिए थे और इस पर हमने अरबों डॉलर खर्च कर दिए थे कि मुश्किल वक्त में यही इदारे हमें और हमारे मुल्क को बचाएंगे, लेकिन वही इदारे भी जाकर सियासतदानों के साथ खड़े हो गए। वहाँ भी आपकी मायूसी में मज़ीद इजाफा हो जाता है। फिर आप अपने मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी देखते हैं, आप अदालतों को देखते हैं कि वहाँ चोर और कातिल और मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी जराइम पेशा लोग हैं, उनको जब वहाँ पे पेश किया जाता है तो उनको ज़मानती भी मिलते हैं। जो आपके ताकतवर लोग हैं, उनको उन्होंने अगर अरबों पाकिस्तानी रुपीस की करप्शन की है तो उनको बाइज़्ज़त बरी की जाती है। जिस तरह के मरियम नवाज़ को आप देख लें, इसाक डार को देख लें, बाकी लोगों को आप देख लें, उनके केसेस ख़त्म होती जा रही हैं और उनको वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रही है। वो लंदन में बैठे हैं लेकिन उनको हिफाजती ज़मानतें मिल जाती हैं। तो जब आप अदलिया को देखते हैं तो आपकी मायूसी में एक और भी इजाफा हो जाता है कि यही एक इदारा था जिससे हमें इंसाफ की तवक्को थी, लेकिन वहाँ से भी यही इस किस्म की चीज़ें होती हैं। जब आप देखते हैं कि इमरान खान घूम फिर नहीं सकता, लेकिन वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि ये मेरे सामने क्यों पेश नहीं हुई, तो वहाँ भी आपकी जो मायूसी है उसमें इजाफा हो जाता है कि ये किस किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बन चुकी है और ये पाकिस्तान की अदालतें कहाँ तक पहुँच गई हैं। फिर आप देखते हैं कि जो आपकी सिक्योरिटी सूरत हाल है, सिक्योरिटी की सूरत हाल में दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, उसमें इजाफा होता जा रहा है। फिर आप देखते हैं कि जब लोगों के साथ बैठकर आप बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये जानबूझकर ये सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की गई ताकि ये लोग इलेक्शन से भाग सके, इलेक्शन के लिए अपने लिए बहाना ढूंढकर ये पूरी सूरत हाल इन लोगों ने क्रिएट कर दी है। तो वहाँ भी आपकी परेशानी में इजाफा हो जाता है। फिर आपको समझ नहीं आता कि ये पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की सूरत हाल बन गई है, क्या कुछ पाकिस्तान के अंदर हो चुका है। फिर आप वहाँ पे देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम के दरमियान गठजोड़ को आप देखते हैं, उस गठजोड़ को देखकर आपकी परेशानी में और भी इजाफा हो जाता है। फिर लोग यहाँ पे देखते हैं कि पाकिस्तान का एक साबिक वज़ीर आज़म है, उस पर क़ातलाना हमला हो जाता है, उस पर उनके घर पे हमला हो जाता है, उनके गेट को तोड़ दिए जाते हैं, उनके लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उनके खिलाफ 121 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, अदालतों में वो रोज़ाना पेश हो रहे हैं। अगर उनको इंसाफ नहीं मिल सकता तो मुझे किस तरह इंसाफ मिलेगा? ये आपकी परेशानी में और भी इजाफा कर देता है। फिर आप देखते हैं कि आपके मुल्क के अंदर आइन की मुसलसल पामाली हो रही है। आइन के अंदर क्लियर कट ये मेंशन है कि अगर कोई असम्बली तहलील हो जाए तो वहाँ पे आप 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी इलेक्शन नहीं कर रहा। आइन के अंदर ये मेंशन है कि निगरान हुकूमत सिर्फ 90 दिन के लिए आएगी, लेकिन यहाँ पे 90 दिन कब के गुजर चुकी है, लेकिन आपका निगरान वहाँ पे बैठे हैं, आपके सूबों को चला रहे हैं, आपके फैसले कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनसे पूछने वाला नहीं है। फिर ये पूरी सूरत हाल जब आप देखते हैं तो एक किस्म का एक एटम बम बन चुका है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें उसके अंदर उसके बीच में आ चुके हैं और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। ये वो एक तलख किस्म के हकायक है जिसको हम लोग तस्लीम नहीं करते, लेकिन हमें तस्लीम करना पड़ेगा। ये तलख हकायक हमें तस्लीम करना पड़ेगा और इसके लिए पूरी तौर पे कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर इसके लिए आप पूरी तौर पे कोई रास्ता निकालेंगे नहीं तो ये एक एटम बम है और अगर ये फट गया तो ये अपने साथ न सिर्फ हम सबको लेकर डूबेंगे बल्कि आप लोग भी बच नहीं सकते उसमें। जो सरमायादार, जो हुक्मरान तबका है, जो आलीशान ज़िंदगी गुजार रही है, जो इस वक्त पाकिस्तान के
سیاہ و سفید کے مالک ہے جو اس وقت پاکستان پہ قابض ہیں، آپ لوگ بھی اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ یہ وہ حقائق ہے جو اس وقت گراؤنڈ پہ موجود ہے اور جس کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں، اور اس مایوسی اور اس غم و غصے اور اس پریشانی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے پوری طور پہ اس کو روکنے کے لیے اقدامات نہ کیے، اگر آپ لوگوں نے پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے نکالنے کے لیے پوری اقدامات نہ کیے، اگر آپ لوگ پوری طور پہ الیکشن کی طرف نہ بڑھے اور ایک الیکٹڈ حکومت کو آنے نہیں دیا گیا، اگر آپ لوگوں نے پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے نکالنے کے لیے ایک مضبوط حکومت لانے نہیں دیا گیا، تو یاد رکھیں کہ یہ صورتحال زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ جب یہ لوگ گھروں سے نکل آئیں گے تو پھر اس وقت ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، اور پھر ہم سب کے لیے ایک مشکل صورتحال بنے گا، اور اس صورتحال سے ہم لوگ اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ اسی وجہ سے خدا کے لیے جو حکمران طبقہ ہے ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں قوم کی طرف سے کہ قوم پہ رحم کرے، اور جو آپ لوگوں کی ضد انا اور یہ چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دے۔ آپ لوگوں کے ذاتی مفادات ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ذاتی مفادات ہیں، اور مفادات یہی ہے کہ اگر ہم الیکشن کو ہونے دیں اور عمران خان چونکہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، وہ اقتدار میں آئیں گے تو پھر وہ ہمارا احتساب کریں گے، جو کرپشن ہم نے کی ہے وہ پیسہ ہم سے واپس وصول کیا جائے گا اور ہمیں ملک سے باہر جانے نہیں دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے آپ لوگ الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن جو پیسہ لوٹا گیا ہے وہ تو میرا اور میرے قوم کا ہے، وہ تو ہمارا ہے، آپ لوگوں کا تو نہیں تھا۔ اگر آپ لوگوں نے واقعی لوٹ مار کی ہیں تو پھر آپ لوگوں کو حساب دینا پڑے گا، اور اس کے لیے کب تک آپ ان چیزوں کو ڈیلے کریں گے اور آپ ان چیزوں کو کھینچیں گے؟ ایک دن تو آپ لوگوں کو قوم کا یہ پیسہ واپس کرنا پڑے گا۔ ایک دن تو پاکستان کے اندر کوئی اللہ والا حکمران آئے گا، کوئی نیک اور رحم دل حکمران آئے گا، اور ایک دن پاکستانی قوم اپنے حکمران کو لا کر وہاں پہ بٹھائے گا جو پاکستانی قوم کے مفادات کے لیے فیصلے کریں گے۔ اسی وجہ سے اس چیز کو ابھی مزید ڈیلے مت کرے اور پاکستان کو مزید تباہ مت کرے۔ اگر آپ لوگ کریں گے تو یہ ایک ایٹم بم بنتا جا رہا ہے، اور اگر یہ پھٹ گیا تو اس میں سے ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔